हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवा आपका अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के तीसरे पाठ पर चर्चा करने के लिए आपके साथ प्रस्तुत उपस्थित हैं। अब देखिए, तीसरा पाठ जो है वो कुंवर नारायण का है और कुंवर नारायण की दो कविताएं हमारी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित है। एक तो कविता के बहाने और एक बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। आप इनको पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बहुत ही नए बिंब के साथ और नए प्रतीकों के साथ कवि ने अपनी बात यहाँ रखने का और पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत किया है। तो आज की हमारी जो कक्षा है वो कक्षा कविता वाचन या कविता का भावार्थ उसकी व्याख्या करने से पहले का पाठ है और इसमें हम कुंवर नारायण के जीवन और उनके रचना परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का ये वीडियो कुंवर नारायण के जीवन और रचना परिचय के विषय में है। और आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि भविष्य में आपको और अच्छी जानकारियां और कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चे कर सकते हैं ताकि उनको हिंदी विषय से संबंधित जो सामग्री है वो उपलब्ध करवा सकें। आज हम कुंवर नारायण का जीवन और रचना परिचय पढ़ेंगे। कुंवर नारायण के विषय में बात की जाए तो ये नई कविता के मुख्य हस्ताक्षरों में से एक माने जाते हैं। नई कविता के कवि माने जाते हैं। नए प्रतीक, नए अलंकार, नए बिंब और नई जो दृष्टि है, नई जो नजर है वो इनकी पार की नजर इनकी कविताओं में प्रस्तुत हुई है। देखते हैं। और ये हमारा जो कोर्स है वो एनसीईआरटी का जो नया पाठ्यक्रम लागू हो रहा है 2021-22 के सत्र से, उसी पाठ्यक्रम पर आधारित उसी एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस में से ये तीसरा पाठ है। देखते हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को और उनका निधन हुआ था 15 नवंबर 2017 ईस्वी को। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 90 वर्ष इनका जीवन काल रहा। जन्म स्थान वर्तमान समय का उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य का फैजाबाद जिला, उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले से में इनका जन्म हुआ था। काव्य संग्रह इनके कौन कौन से हैं? चक्रव्यूह जो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह इनका पहला, ये कह सकते हैं कि इनका आगाज था हिंदी साहित्य में। उसके बाद दूसरा काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं, फिर अपने सामने, इन दिनों, वाजश्रवा के बहाने, आत्मजयी 1965 में ये है आत्मजयी नामक एक कृति प्रकाशित हुई। और इसी कृति, ये कृति मतलब हम कह सकते हैं कि वाजश्रवा के बहाने और आत्मजयी पौराणिक और इतिहास के पात्रों को उठाकर और नए तरीके से प्रस्तुत किया है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र नामक काव्य में महाभारत के पात्रों को एक नई सोच, नए विचार के साथ प्रस्तुत किया था। उसी प्रकार से कहानी संग्रह इनका एकमात्र कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। और समीक्षा, चूंकि ये फिल्मी दुनिया से भी जुड़े थे, फिल्मों की समीक्षाएं भी लिखते थे, तो समीक्षाएं हैं इनकी आज और आज से पहले। उसके बाद इन्होंने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया तो आप देखेंगे कि युग चेतना, नया प्रतीक एवं छायानट, ये तीन थे। इनके इन पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य भी ये रहे थे। और अजय द्वारा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, अजय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक, ये इन्होंने तार सप्तक निकाले थे। तो तीसरा सप्तक मतलब सप्तक में था कि 7 कवियों के एक समूह के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनका संपादन हीरानंद वात्स्यायन अजय के द्वारा किया गया था। तो तीसरा जो सप्तक था उसके ये सदस्य थे। उन तीसरे सप्तक में जो 7 कवि थे, उन 7 कवियों में एक कवि कुंवर नारायण भी थे। तो अजय के द्वारा संपादित तीसरा सप्तक जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, संपादित हुआ था, के सदस्य कवि भी रहे थे। पुरस्कार, ये इनके द्वारा कौन कौन से पुरस्कार जीते गए या भारत या राज्य या साहित्य जगत, भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा साहित्य जगत की जो अकादमियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा कौन कौन से सम्मान इन्हें दिए गए, कौन कौन से पुरस्कार इन्हें दिए गए। तो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो जो छोटे मोटे मिले उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, पहला पुरस्कार कोई दूसरा नहीं, यह वाली कोई दूसरा नहीं रचना के लिए 1995 ईस्वी का
साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिलता है। कौन सा? 1995 ईस्वी का, और पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। रचना का नाम है कोई दूसरा नहीं। 2006 का सलाका सम्मान, सलाका पुरस्कार इन्हें मिलता है। वर्ष 2005 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 2009 में दिया गया था। ये वास्तव में क्या होता है, किसी भी लेखक अथवा किसी कवि के पूरे जीवन के योगदान को देखते हुए और उनका एक समेकित एक आकलन किया जाता है, और उसी आकलन के आधार पर 2-3 साल बाद दिया जाता है। तो ये 2009 में इनको दिया गया था। उसमें हमारे देश की राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और उनके द्वारा प्रदान किया गया, जो कि वर्ष 2005 का था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके विषय में एक छोटी सी बात और करें। आपने नाम सुने हैं, एक तो जैसे भारत रत्न नाम आता है, एक आता है परमवीर चक्र, एक आता है जैसे यह आ गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैं भारतीय शब्द को छोड़ रहा हूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप देखेंगे कि किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वह भारत सम्मान है, सॉरी भारत रत्न है। उसके बाद में यदि सेना के लिहाज से देखा जाए, युद्ध के दरमियान, युद्ध के दौरान अद्भुत अप्रतिम शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को जो सम्मान, जो पुरस्कार दिया जाता है, वह परमवीर चक्र है। वह परमवीर चक्र बोलते हैं इसको, परमवीर चक्र दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले लेखक, कवि और कवयित्री और लेखिकाओं को जो सम्मान दिया जाता है, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यह एक से अधिक भाषा में, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संकलित भाषाएं हैं, उन भाषाओं में कार्य करने वाले लेखक, कवि, कवयित्री और लेखिकाओं में से एक को, दो को, कई बार क्या होता है एक साल में 2-2 आदमियों को भी दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, सेना के क्षेत्र का, वीरता के क्षेत्र का सबसे बड़ा परमवीर चक्र, और भारतीय नागरिक सम्मान में सबसे बड़ा है भारत रत्न। तो इन्हें 2005 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो क्या था, साहित्य जगत का श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और 2009 में भी इन्हें एक साथ ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके हाथ में आता है, और एक इनको पद्म भूषण नाम का सम्मान भी मिलता है। यह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रति वर्ष 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस जिस दिन हम मनाते हैं तब दिया जाता है। ये 3 सम्मान है। सब नागरिक सम्मान की यदि हम बात करें तो सर्वोच्च सम्मान तो है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद कौन सा आता है, पद्म विभूषण, जिनका योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन भारत रत्न से कम है, तो यह 2 नंबर का है। 3 नंबर पे यदि आप मानेंगे तो वह है पद्म भूषण, और नंबर 4 पर मानते हैं हमें पद्मश्री। तो नागरिक सम्मान में कुल मिलाकर ये 4 जो सम्मान है बहुत बड़े हैं। भारत रत्न सबसे श्रेष्ठ, उसके बाद में पद्म विभूषण और पद्म भूषण। तो सर्वोच्च दृष्टि से देखा जाए या सिलसिलेवार देखा जाए तो तीसरे नंबर का जो पुरस्कार था, जो सम्मान था, वो इन्हें 2009 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे हम भाषा शैली की। तो कुंवर नारायण की भाषा बड़ी सीधी, सरल, सहज, सुबोध और चुटीली रही है। इनके काव्य में बिंब है, प्रतीक है और नए नए अलंकारों की उपस्थिति आपको प्राप्त होती है। अब बिंब की यदि हम बात करेंगे तो बिंब इनके काव्य में इनकी रचनाओं में जो बिंब है वो आम जनजीवन से, गांवों से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने कमरे से, अपनी रसोई से निकले हुए हैं। तो इस कारण से ये पाठक और श्रोता के दिल के नजदीक है, उनके दिल के तारों को छू जाते हैं। जैसे आप आलोक धनवा वाले पाठ की बात करें तो शरद आता है साइकिल चलाते हुए, बादल के जैसे ये बच्चे क्या लेके आते हैं, कपास, मतलब कोमल है, मुलायम है, नाजुक है। उसी प्रकार से आप इनकी कविताएं जब पढ़ेंगे कि बात सीधी थी पर मैंने उसकी चूड़ी कसने की बजाय क्या कर दिया, सीधा ठोक दिया। तो ये कील ठोकना, चूड़ियां कसना, पेंच की, ये हम सभी आपस में अपने घरों में अमूमन तौर पर करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे कमरे, हमारे घर, हमारे परिवार, समाज और आम जन जीवन से जुड़े हुए बिंब और प्रतीक
प्रयुक्त किए जाने के कारण इनकी जो कविताएं हैं वो आम जन जीवन के हृदय में बैठ गई हैं। विशेष तथ्य इनके विषय में क्या है कि मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ने कुंवर नारायण को उनकी रचना का नाम है परिवेश हम तुम पर लिखते हुए, इस रचना पर उन्होंने लिखा और लिखते समय क्या लिखा, लिखते हुए अंतरात्मा की, ये यहां हाँ, अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना का कवि का है। तो अब देखिए दो तीन ये प्रश्न बनते हैं कि अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना का कवि किसे माना जाता है, तो कुंवर नारायण को माना जाता है, या कुंवर नारायण को अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना का कवि किसने कहा था, मुक्तिबोध ने कहा था। अब प्रश्न आता है कि कुंवर नारायण को अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना का कवि मुक्तिबोध ने कुंवर नारायण को अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना का कवि किस रचना की समीक्षा लिखते हुए कहा है, तो वह है परिवेश हम तुम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुंवर नारायण का जो जीवन और रचना परिचय है, यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो कम से कम शब्दों में आपने लिख दिया और आपने अपनी पूरी बात परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर दी। तो इस प्रकार से और आप अपनी जानकारियां दुरुस्त कर लें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी पट जो उत्तर पुस्तिका है उस उत्तर पुस्तिका में या जो आपने कॉपी डाल रखी है उस कॉपी में लिखें, ताकि जब भी विद्यालय खुले आप अपने जो गुरुजी हैं उन्हें या बहन जी को आप कॉपी चेक करवा सकें, और उनकी तरफ से यदि कुछ और जोड़ा जाता है तो आप 4-5 लाइन और नीचे खाली रख ले, ताकि आप और उनके द्वारा जो नई जानकारियां आपको दी जाएं वो आप उसमें जोड़ सकें। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में फिलहाल इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले लें और अभी अनुमति देवें, अगली कक्षा के लिए इंतजार करें। और नमस्ते, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।